गुड, गुड, गुड। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेट मी शो यू समथिंग। या सीडीएस वाला जो पेपर दिया मैंने आपको, आंसर शीट नहीं ना दी। लेट मी वो भी मैं देता हूँ, उसकी आंसर भी, जो अभी टेस्ट दिया था आपको मैंने। उसका मैं आपको देता हूँ प्रॉपर आंसर क्या होते हैं उसके भी। ठीक है जी। तो लेट मी शो यू समथिंग। एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया, सारे ठीक हो? चलो बढ़िया बढ़िया, सारे ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी। वी नीड टू स्टार्ट इट। ठीक है। सीरियस की तैयारी कैसे चल रही है? शिवम, मनप्रीत, सीडीएस की है ना अभी 8 को आपका पेपर? बेटा, वी आर प्लानिंग टू फिनिश योर साइंस एंड टेक सिलेबस बाय दिसंबर 1। ठीक है ना, जितना जल्दी खत्म हो सकेगा हम खत्म करने की कोशिश करेंगे साइंस एंड टेक को। देन हम कुछ और पकड़ लेंगे, या इकोलॉजी पढ़ लेंगे या एनवायरनमेंट पकड़ के देखेंगे। ठीक है जी। एवरीवन गुड? चलो, शेयर कर दो लिंक बेटा। मेरी आवाज सुन पा रहे हो सारे? हेलो, गुड गुड गुड। चलिए चलिए चलिए। लेट मी शेयर समथिंग विद यू। तुम में से कितने लोग हैं जिनको इशू आता है जो हम सीडीएस वाला कर रहे थे, उसमें जो आता है आपको क्या कहते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन आता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, या जो आपको जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, या जो आपको क्या कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। याद है कि वो आता है कि भाई आप उसमें ठीक करके लिखो, एरर वाला आता है जो, है ना? इट्स इशू फॉर यू। ओके ओके ओके। चलो अभी तो नहीं बेटा, मैं आपको कुछ भी कर सकता, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने आपके लिए एक बना के रखा हुआ है। जैसे हम बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस लेता रहूंगा, और मोस्टली अगली बार सीडीएस के लिए सब भी एलिजिबल हो जाएंगे, 1 ईयर वाले भी, या जिनका रह गया था इस बार। तो कोई टेंशन जरूरत नहीं है आपको, ये फरवरी मार्च में फिर से आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस साल में 2 बार होता है एग्जामिनेशन, जरूर देना आपने। ठीक है, कोई इसका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, ये यूपीएससी का डिफरेंट है। ठीक है ना? ओके। तो उनके लिए स्पेशली आई विल टेक सम क्लासेस। ठीक है जी, रिगार्डिंग सीडीएस। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, ताकि आपको मैं बता सकूं। वो भी कराऊंगा बेटा मैं। दैट आई विल स्टार्ट आफ्टर 8th ऑफ दिस मंथ। ठीक है ना? रेगुलरली मैं आपको 15 या 30 वर्ड दिया करूंगा। आपको ये काम करना है कि आपको याद करने हैं, प्लस सिर्फ वही याद नहीं करना, कुछ और भी दिया करूंगा आपको याद करने के लिए। ठीक है? कि कोटेशंस कैसे करनी है, ऐसे कैसे लिखना है। ऐसे देखो, इसमें तो बड़ा इजी है ऐसे लिखना। कोई बात नहीं बेटा, समझ आएंगे। मेरा मेरा काम होता है आपको रिट्रीव कराना, क्योंकि अगर आपको पेपर में वो याद चीज इंफॉर्मेशन याद नहीं आएगी तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो पेपर में आप कैसे याद कर पाओगे, तो वो काम मेरा है। ठीक है ना? वो मैं ऐसे सोचता हूँ कि पेपर में इजी हो जाए आपको। बाकी जो लोग सीएपीएफ दे रहे हैं, 8 तरीके प्लस आपकी क्लासेस लगेंगी, और मैं आपको ऐसे के बारे में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। सभी नहीं करा सकता, पहले आपका टेस्ट लूंगा, एक मैंने बना रखा हुआ है, जैसे यूपीएससी का होगा 3 घंटे का। तो वो मैंने टेस्ट बना रखा है आपका, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे। पहले आप वो टेस्ट दो, उनकी आंसर शीट्स आप जैसे मर्जी करो, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा टेस्ट बना के मेंस का। आपने उसको प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट आउट करके, अगर आप टेक्स्ट से भी हो और लैपटॉप पे ही कर सकते हो तो लैपटॉप पे टाइप करके मेरे को दो वापस। ठीक है जी? जब आप वापस दोगे, और जो लोग वापस देंगे उनको नोट्स मिलेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि ये टू वे स्ट्रीट है। अब मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप, मैं अकेला मेहनत करता रहूं और आप आराम से बांट के नोट छपो। ठीक है ना? तो नोट्स उन्हीं को मिलेंगे, तो जो मेहनत करेगा भैया, जो मेरे को लिख के दिखाएगा। ठीक है जी? जैसा मर्जी हो, टूटी फूटी अंग्रेजी हो, देखो एक बेस लाइन तो रखोगे आप।
समझ रहे हो? हम साइंस में बोलते हैं एक बेस लाइन होनी चाहिए जिसके ऊपर आधार पे आप अपना चेक करते हो, ठीक है ना? तो उसी आधार पे हम चेक करेंगे। सीएपीएफ का पहले आपको एक टेस्ट लेंगे, उसमें देखेंगे कितने नंबर बन रहे हैं आपके। आवर गोल इज टू अचीव एटलीस्ट 60 to 70% इन सेकंड पेपर। ओके, यस, इंग्लिश सीडीएस सेकंड पेपर जो होता है लिखने वाला होता है जो, ठीक है। इट्स इजी, इट्स स्कोरिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। और एक सेट पैटर्न पे आपको लिखना है, सीधी सी बात है। पैटर्न आपको करवाया नहीं जाता, ठीक है, पैटर्न मैं करवा दूंगा। पैटर्न क्या होता है, जैसे शुरू में लिखना होता है एक बिल्कुल अच्छी सी कोटेशन, अच्छी सी, मतलब मजा आ जाए। बीच में 2-3 डालनी है आपने इडियम्स, और लास्ट में कंक्लूजन में डालनी फिर से एक कोटेशन, बस हो गया काम। बीच में जो बातें बीते भी लिखनी है कैसे, और गप्पे कैसे मारनी है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तभी मैं कह रहा था कि भाई अभी तक पहले आप बेस वाला करना शुरू करो। इंग्लिश वाले मैम ने आपका बेस थोड़ा सा तो क्लियर करा ही होगा, ठीक है ना। बाकी काम हमारा है, हम उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। मैं सीजनिंग डालूंगा, मैं बेस नहीं तैयार करूंगा, मैं सीजनिंग डालूंगा, समझते हो ना, मसाले मसूले लगाएंगे हम। तो किस तरह पे कौन सा आपको कोटेशन याद करने हैं मैं आपको वो भी करवा जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए भी एक सिस्टम ढूंढा हुआ है मैंने, ताकि आपको याद रहे वो चीज। चलिए, नाउ वी स्टार्ट विथ, लेट मी शो यू फर्स्ट कि जैसे हम इंग्लिश के 100 रूल करेंगे। जो बच्चों को ये आफ्टर 8वीं क्लास के बाद होगा सर, सब स्टूडेंट बिल्कुल जी करो आप भी, क्योंकि आपने भी देना है, कभी ना कभी तो पेपर दोगे ना आप। तो बेटर स्टार्ट नाउ रेदर देन लेट, ठीक है जी। एवरीबॉडी हैज टू स्टार्ट इट, ओके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जैसे मैं आपको 100 रूल्स करवाऊंगा, पूरे के पूरे 100 रूल्स इंग्लिश के। उसमें आपका जो, अब ये मैं क्यों इतनी एम्फोसिस करा रहा हूँ बेटा, क्यों इतना इंग्लिश पे करा रहा हूँ कि इंग्लिश जरूर करो। देखो, आपके जितने भी सारे एग्जाम हैं उसमें इंग्लिश तो आनी है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम है, चाहे वो किसी रूरल सेक्टर के एग्जाम है, चाहे वो किसी तरह की भी एग्जाम है, ठीक है ना। यूपीएससी के एग्जाम है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम है, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम है, चाहे वो बैंक के एग्जाम है, चाहे कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो नाबार्ड का है, चाहे वो अ, कोई भी और क्या कहते हैं रीजनल रूरल बैंक का है, जेआर का है, जो भी है एग्जाम, पटवारी का है, पीसीएस का है, सारे एग्जामों में इंग्लिश का आना अनिवार्य ही है, ठीक है। यू नीड टू गेट टू नो इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है जी। तो इंग्लिश इसीलिए ज्यादा मैं आपके ऊपर एम्फोसिस कर रहा हूँ। और इसमें किन किन प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो आपने करे होंगे सीडीएस में किए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, टेक्स्ट कंप्लीशन हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और हो गया ये जैसे जम्बल्ड वर्ड्स हो गया, ठीक है ना। और एक जो अभी जो मेजर आपको प्रॉब्लम आ रही है वो है करेक्टिंग द सेंटेंस। वो जैसे आ जाता है एक सेंटेंस लिखा हो उसमें करेक्शन ढूंढनी है। अरे बेटा आते हैं सौरभ जी, आप डरते क्यों हो, लेकिन इंग्लिश आपको कभी ना कभी तो सीखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो इंग्लिश को दुश्मन मत मानो अपना, ठीक है। इंग्लिश को अगर दुश्मन मानोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हो। कोई नहीं बोलता कि भाई हिंदी मत बोलो, कोई नहीं बोलता कि पंजाबी मत बोलो, लेकिन यू हैव टू बी रियलिस्टिक। सोचो, सीएपीएफ वालों ने क्या बोला है, देखो, अजी हम आपका पेपर 1 हिंदी में दे देंगे, कोई बात नहीं। पेपर 2 जो फर्स्ट ऐसे है वो भी हिंदी में है, लेकिन 120 मार्क्स का पेपर इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, मान गए, ठीक है। उसके बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, उसमें 100 200 नंबर का पेपर आपको इंग्लिश का ही आता है, बताओ। चाहे वो सिर्फ 30% नंबर ही, 33% नंबर भी लाने आपको, स्टिल यू नीड टू स्कोर 66%, यानी 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 यू नीड टू स्कोर। चाहे वो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही है, पर है तो है ना इंग्लिश का पेपर। तो अगर इसको आप दुश्मन मानोगे तो आप पास कैसे होगे बेटा। और एक और बात सुन लो, यूपीएससी के कई क्वेश्चन होते हैं आईएएस के जिनका हिंदी अनुवाद और माना गया है, और इस पे अभी लिटिगेशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिनका हिंदी अनुवाद ढंग से नहीं हुआ और बच्चों ने क्वेश्चन वो गलत किया है, मान लो ये बात। तो कुछ तभी मैं आपको इंग्लिश में कराऊं, तो इंग्लिश को दुश्मन मत मानो अपना, ये आपका साथ ही देगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी डिग्रेड कर दो या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको डिग्रेड करो,
बट यू हैव टू सी द ट्रेंड। अगर आप बैंक में जाते हो, मेरी बात सुनो, बैंकिंग का एग्जाम देने जाते हो, इंग्लिश का सेपरेट पेपर होता है कि नहीं होता, बताओ। अगर वो छोड़ो, आप इंस्पेक्टर का देने जाते हो, सब इंस्पेक्टर का, सीपीआई का, सीपीओ का, इंग्लिश का अलग पेपर है भाई। क्या वहां छोड़ाओगे सब कुछ? नहीं ना। तो जो चीज आपको मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इंग्लिश आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे दिमाग खराब करके पढ़ो, चाहे सीधा करके पढ़ो। लेकिन इफ यू वांट टू सक्सीड, यू नीड टू कॉन्कर इंग्लिश। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक एग्जांपल बताता हूं आपको, आपको आगे भी बताऊंगा जाके। लेकिन ये देखो, जो आपका आइंस्टाइन था ना, ही वॉज ब्रिलियंट इन मैथ, ब्रिलियंट इन फिजिक्स, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री कंसेप्ट। हिस्ट्री क्यों कहता पढ़नी जरूरी है मेरे को। लेकिन उस टाइम पे कुछ इस तरह से जो आपका एजुकेशन सिस्टम था कि उसको हिस्ट्री पढ़नी पड़ी जबरदस्ती, और उसके लिए उसने हमेशा इसकी निखेधी किया कि हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है, सिविल सर्विसेज मतलब ये जो सिविक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द सिस्टम। पेपर में तो वही आएगा ना, अगर आप पेपर को इंग्लिश में पढ़ के नहीं जाओगे तो यू आर लिटरली ब्लाइंड, फिर नहीं आप कर सकते उसको क्वालिफाई। तो दिस आई नीड टू क्लैरिफाई फर्स्ट। ओके, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू लाइक दिस। ये दिख रहा है आपको रूल्स ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे, तो मैंने ये 25-30 रूल बनाए हुए हैं, जैसे अभी हम 25 रूल के बारे में बात करेंगे और 23 रूल। पहले 23 रूल में मैंने बताया हुआ है कि इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंस आते हैं, उसमें क्या लगाना है, कौन सा प्लूरल फॉर्म है, कब लगाना है, ठीक है ना। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको, कहाँ पे वाज वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कहाँ पे लिंकिंग वर्ब लगेगा, कहाँ पे आपको सब्जेक्ट के साथ में देखते हुए, प्रोनाउन को देखते हुए चीजें करनी है इकट्ठी। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे लिए मैंने ये ऐसा पढ़ा नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, अपने टाइम पे, ठीक है। क्योंकि मेरी इंग्लिश जो थी वो पहले से ठीक थी। मेरे को अगर आप सेंटेंस दे दो, आई विल टेल यू कि इसमें कहाँ गलती है, ठीक है ना। जैसे हिज वॉच एंड माई डिजिटल कैमरा वाज स्टोलन, तो वेयर इज द रॉन्ग हेयर, व्हाट इज द रॉन्ग हेयर, ये चीज वाज नहीं वर आएगा, क्योंकि मेरे को पता है। अब ये पूछो किस तरह से पता है, वो मैं आपको रूल में कराऊंगा। इन बेसिस पे, रूल 1 से 23 के बेस पे मैं आपको कराऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आते पेपर में। ये देखो 25 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। तो बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसी तरह प्रोपोजिशंस है, इसी तरह कंजंक्शंस हैं, क्लोज हैं, सारे करके हमने करने हैं, ठीक है जी। अब ये इसका करने का फायदा क्या होगा, इसका सेकंड आपको जब आंसर चेक करोगे, जब आप सेंटेंस कंप्लीशन करोगे, टेक्स्ट कंप्लीशन करोगे, इसके अलावा भी जो आते हैं, जो कम से कम 40 मार्क्स आपके बनते हैं उससे, ठीक है। ओके, लेट मी स्टार्ट। अब बंद होगी ना शेयरिंग? यस, ठीक है। तो यू नीड टू, ये आपने देखा होगा अभी आपने, तो इस तरह से ये भी करेंगे यार। मेरे पास अगर देखो मैं कितना सोचता हूँ, आप भी तो सोचो उतना, ठीक है ना। तो लेट्स इसको भी स्टार्ट करेंगे हम, किसी ना किसी टाइम पे करेंगे, आफ्टर 8th या आफ्टर, जैसे आपका दिसंबर वाला एक बार पेपर होने दो ये, क्योंकि सीडीएस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आफ्टर दिसंबर वी विल स्टार्ट दिस। अभी के लिए हमारा फोकस होना चाहिए सीएपीएफ, ठीक है। तो अपना आप राइटिंग स्किल्स अच्छे करो, अखबार को रेगुलर पढ़ो, तो आपका ठीक होना स्टार्ट होगा, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमें आज का करना है। बेटा यू नीड टू फोकस विद समथिंग, ये आप मेरे को बहाने मत सुनाया करो यार, दिस इज बहाने। अब यूपीएससी कैंडिडेट हो यार, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, शिवम, ग्रेविटी हाउ किस तरह से बोल रहे हो ग्रेविटी? बताइए शिवम। चलो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हुए। मैं आता हूँ वहीं पे भी आता हूँ, एक मिनट। तो वी हैव डन कि भाई वेस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, बेसिकली थ्री थिंग्स, सॉरी। हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन, द ब्लड, द कनेक्टिव टिश्यू, एंड ब्लड वेसल्स तक, जो वो पाइप है जिसके थ्रू ये फ्लूइड जाता है हर जगह पे, ठीक है ना। आज हमने, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्लाज्मा के बारे में,
फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। प्लाज्मा में आगे बताया था कि वाटर होते हैं और सोल्यूट्स होते हैं। वाटर में भी हमने देखा था, सोल्यूट्स में भी हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है ना। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने आगे पढ़ा था कि ये कितने तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का भी हमने कर लिया था ना। ओके, ये समझ आ रहा था ना। यस। तो डब्ल्यूबीसी में हमने दो प्रकार मेन पढ़े थे, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट। एक और किस तरह से हमने डिवाइड किया था डब्ल्यूबीसी को मेन तरीके से, वो क्या किस तरह से बैक्टीरिया को खाते हैं या बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, उसके दो प्रकार थे, बताइए। सॉरी, फैगोसाइटोसिस, बहुत बढ़िया शिवम। और फैगोसाइटोसिस और क्या था, इम्यूनोसाइट्स, वेरी गुड। इम्यूनोसाइट्स क्या करते हैं बताइए, इम्यूनोसाइट्स क्या करते हैं, डिफेंस। डिफेंस थ्रू विच रिएक्शन, नो 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 नो, एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा नहीं, आज हमने पढ़ा था ना उस टाइम, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है ना। यस, मैंने आपको बताया था एक ताला होता है, एक चाबी होती है उसको खोलने की, ठीक है ना। ये याद रखो, इसी तरह से याद रखो, आज इसका यूज बहुत करेंगे हम, एंटीजन एंटीबॉडी। तो इसी को आगे जाके बोलेंगे अगली बार हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। और फैगोसाइटोसिस को बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पढ़ेंगे इम्यूनिटी, जब करवाऊंगा तब मैं आपको करवाऊंगा ये सारा कुछ, ठीक है जी। इसके बाद हमने इम्यूनिटी भी करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। तो ये वी हैव ऑलरेडी दैट न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, या ई से भी डाल सकते हो, बेसोफिल्स यानी कि BEN, ठीक है ना, बैन बनाया था हमने। और इसके अलावा एक ग्रेनुलोसाइट्स में हमने लिम्फोसाइट्स पढ़े थे और मोनोसाइट्स पढ़े थे, ठीक है ना, B और T लिम्फोसाइट्स पढ़े थे। अब शिवम जी पूछ रहे हैं सर जी ग्रेविटी का कंसेप्ट बताइए। ये देखो, ये स्लाइड में होगा, यही बात कर रहे हो शिवम। हाँ जी, यूट्यूब वालों, समय लग रहा है। हाँ जी चलिए। तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या जो भी सब्सटेंस, वो डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, ठीक है। तो ये वाटर से ज्यादा थिक होगा तभी इसकी वैल्यू इतनी आएगी, डन। ओके, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ये विशियसनेस दिखाता है उसकी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली टेल्स यू हाउ मच थिक या हाउ मच संगना जिन्हों ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ वाटर नालों कितना ज्यादा ये थिक होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें पता चलता है। चलिए आगे, चलिए। विस्कोसिटी आपको बता दिया, 5 टाइम मोर विस्कस होता है। अरे विस्कस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वो थिकनेस भी तो बताता है उसकी, ठीक है ना, कि अगर आप पानी में डालोगे तो एकदम से पानी ऐसा नहीं कि मिक्स हो जाएगा, इनकी वो ऊपर आ जाएगा ब्लड और वो नीचे रह जाएगा वाटर। तो विस्कोसिटी इज समथिंग डिफरेंस। तो विस्कोसिटी को जब आप ऊपर से नीचे को गिराओगे किसी भी सब्सटेंस को इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसकी लेयर्स रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं। तो विस्कोसिटी भी होगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी इसकी। अगर इसको आप पानी की खून को पानी में मिलाने की कोशिश करोगे तो इतनी जल्दी मिक्स अप नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ज्यादा गाढ़ा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है इसकी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटेड टू डेंसिटी, ठीक है जी, नॉट विस्कोसिटी, ठीक है जी। लग गया समझ। तो बेसिकली ये रिलेटिव डेंसिटी का ही कंसेप्ट है, उसी का नाम है एक तरह का। यस, चलें आगे। तो वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स, वी हैव डन सीरम किसको बोलते हैं, ठीक है जी। सीरम किसको बोलते हैं बताइए। सीरम इज प्लाज्मा माइनस, नो 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 शिवम, बिल्कुल नहीं करने, आपने स्टेप्स याद नहीं करने, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। यस, फिब्रिनोजन,
माइनस फिब्रिनोजन। व्हाट इज फिब्रिनोजन? द क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग प्रोटीन, जो क्लॉट करता है आपके ब्लड को। ठीक है जी। तो आपको ये याद नहीं रखना कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कोएगुलेशन के, कभी नहीं पूछे जाएंगे। मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि कोएगुलेशन के लिए विटामिन के चाहिए होता है, ये याद कर लो, सीधी सी बात है। विटामिन के इज नेसेसरी फॉर व्हाट? क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है। और इसके लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, उसके नाम है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन एक्टिव कब होता है? जब आपको चोट लगती है। ठीक है। ओके। तो फिब्रिनोजन को एक्टिव करने के लिए आपके पास प्लेटलेट्स चाहिए। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ही आपका बाद में जाके क्लोटिंग करवाते हैं। ठीक है जी। इसी कारणवश जिनको डेंगू होता है, जिनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उनको इस बात का खतरा होता है कि अगर उनके प्लेटलेट्स, जैसे नॉर्मली हमने पाया था कि भाई 3, 3.5 से 5 लाख के करीब होते हैं, सॉरी 1.5 लाख या 1.5 से 2 लाख के करीब होते हैं। ठीक है जी। कई में 3 लाख भी होते हैं। तो इससे ज्यादा नहीं होते प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स को जब आप 10,000 से नीचे रह जाते हैं आपकी बॉडी में पर मिलीमीटर क्यूब, तो इसमें ये खतरा होता है कि भाई आपका जो ब्लड है, अब अगर वो कहीं से आपको चोट लगती है, इवन इवन छोटी सी चोट भी लगती है आपको, चीरा भी लगता है आपको, ब्लड आप कुछ काट रहे हो, ब्लेड भी लगता है अगर आपको, तो वो ब्लड कोएगुलेट नहीं करेगा। अगर ब्लड कोएगुलेट नहीं करेगा तो अगर छोटा छोटा सा भी चोट लगती है तो वो ब्लीडिंग होती रहेगी। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप घर बैठो, आप बाहर मत जाओ। ठीक है। अगर अननेसेसरी ट्रेवल मत करो, क्योंकि एक तो आप में कमजोरी बहुत आई होती है, और दूसरी बात है कि अगर आपको चोट लगती है तो आपके आपके पास इतना टाइम नहीं होगा उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। आपकी बॉडी ब्लीड आउट कर जाएगी, आपको बॉडी क्लॉट नहीं करेगी, उस चीज को बंद नहीं करेगी। ठीक है, उस लीक को। तो इसीलिए डेंगू को, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। डेंगू। अब मेरे को बताओ मेरे को बताओ, अगर इस बंदे का इलाज करा रहा हूं मैं, जिसको डेंगू हुआ है, जिसका जो 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब से नीचे चला गया है लेवल ऑफ प्लेटलेट्स का, इसको, यस गुडमैन, अभी अभी ये बताता हूँ, यही बात पूछ रहा हूँ आपसे। इस बंदे को बताओ, मैं ये डेंगू वाले बंदे को क्या चढ़ाऊंगा? सीरम चढ़ाऊंगा या फिब्रिनो, या ये चढ़ाऊंगा, क्या प्लाज्मा चढ़ाऊंगा? बताओ क्या चढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया, तुम बन रहे हो डॉक्टर फिर, लग रहा समझ। फॉर एवरीथिंग इन साइंस देयर इज अ रीजन। वी कैनॉट गिव सीरम। व्हाई वी कैनॉट गिव सीरम? इसमें माइनस क्या होगा? फिब्रिनोजन। अरे बाबा, फिब्रिनोजन ही तो चाहिए उसको। अगर फिब्रिनोजन नहीं होगा, प्रोटीन तो एक क्लॉट नहीं करेगा, क्लॉट नहीं करेगा तो वही तो प्रॉब्लम कर रहा है। तो सीरम दोगे तो उसको कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा आप पानी दे दो उसको। ठीक है। यस। समय लग रहा है। तो यू विल गिव ऑलवेज प्लेटलेट्स, सॉरी प्लाज्मा। और प्लाज्मा, एक आपने टेक्निक पढ़ी होगी, प्लाज्मा फोरेसिस। बताइए। कहीं नहीं सुनी? अरे यार ऐसा मत बोलो। प्लाज्मोफेरेसिस अभी दिल्ली में भी बड़ा चल रहा है कोरोना के लिए, याद नहीं? जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे थे उनको बोला जा रहा था अपना रक्तदान कीजिए। ठीक है। या प्लाज्मा थेरेपी, याद है? प्लाज्मा थेरेपी क्यों दे रहे हैं हम कोरोना में? क्योंकि जो लोग ठीक हो रख के आ रहे हैं कोरोना से, तो कोरोना की एंटीबॉडीज, याद हम बात करने आए, आज भी बात करेंगे, एंटीबॉडीज उनकी ब्लड में होंगी। ब्लड में भी कहाँ होती है सारी की सारी बॉडीज? प्लाज्मा में होती है। तो रेदर देन गिविंग ब्लड, आप बंदे को उसका निकाल के प्लाज्मा प्लाज्मा ट्रांसफर करते हो। यही काम आप डेंगू में भी करते हो। डेंगू में भी क्या होता है कि जो आपका जो जो बता, जो मैचिंग करा के ब्लड ग्रुप, उसमें क्या करते हैं, एक मशीन होती है, मशीन आपका ब्लड लेती है। ठीक है।
वो मशीन में जाता है और फिर क्या करता है कि भाई वो मशीन में सेपरेट आउट कर देता है प्लाज्मा को वखरा और सेल्स को वखरा। सेल्स को दोबारा आपके बॉडी में पंप कर दिया जाता है, प्लाज्मा उस बंदे को चले जाता है। प्लाज्मा में क्या डिजोल्व होता है, ये चीजें वाटर होता है, प्रोटीन, ये सब कुछ डिजोल्व होता है। समझ रहे हो? तो हमें क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, एंटीबॉडीज चाहिए, वो सारा आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो प्लाज्मा चाहिए आपको, प्लाज्मा निकाल के आपको पेशेंट को दे दिया जाता है और आपका बॉडी का जो ब्लड लेवल्स है, जो ब्लड आरबीसीज हैं और जो आपको बाकी सेल्फ आर्ग्यूमेंट्स है, डब्ल्यूबीसी है, वो वापस भेज दिए जाते हैं। चले, एवरीवन कूल विद दिस? समय लग रहा बेटा? चलिए, तो लास्ट टाइम वी डिड अप टिल लिम्फोइडल ऑर्गन्स, है ना? वी डिड कवर दिस, है ना? लिम्फोइड ऑर्गन्स हमने कर लिए थे। चलिए, गुड गुड गुड। ये भी होता है, बोन मैरो भी कराया था ना? क्या होती है? बोन भी दिखाई थी। यस, बिल्कुल सब होगा बेटा, माइनस फिब्रिनोजन। चलिए जी, फिर अब हम नया कंसेप्ट करने जा रहे हैं, कैविटीज। कैविटीज में मैं बोलूं तो क्या बोल रहे हो, ये वाला बात? कौन सी कैविटीज बात कर रहे हो? देखो, ये पूछा गया था पेपर में, पेयर्स पैचेस, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है, टॉन्सिल, थाइमस ग्लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्प्लीन बी द लिम्फॉइड ऑर्गन्स? ठीक है ना? बोन मैरो मैंने आपको बता दिया, फिर नहीं बताऊंगा। बोन दिखाई थी आपको, याद नहीं? लास्ट लेक्चर देखो। चलिए, तो वी नाउ स्टार्टिंग विद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग थिंग्स, ठीक है ना? कैसे ब्लड को ग्रुप किया जाता है। तो कार्ल लैंडस्टाइनर, हमेशा इस बंदे का नाम याद रखो, कार्ल लैंडस्टाइनर। इस बंदे ने सबसे पहले ए बी ओ ब्लड ग्रुप का बारे में बताया था। इससे पहले क्या होता था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता नहीं था, ठीक है? तो एक बंदे को अगर जैसे वो किसी कारणवश चोट लग गई है उसको, तो वो जिंदा नहीं बचता था अगर उसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं थी, ठीक है? ये लिखा हुआ है बेटा, कार्ल लैंडस्टाइनर लिखा हुआ है, ये देखो, दिख रहा है कि मोटा करके दिखाऊं? लेट मी थोड़ा सा इसको प्रोवाइड करने का, ये देखो लिखा हुआ, ठीक है? और आरएच ग्रुप, आरएच ग्रुप बाद में आया था। कार्ल लैंडस्टाइनर ने ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में हमें बताया था, ए बी एंड ओ, ठीक है ना? हमारे पास नॉर्मली 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। हाँ, एवरीवन गॉट दिस? ठीक है जी, ये तो समझ लग गया सबको? हाँ, अब ए बी, ए बी एंड ओ के आगे 2 प्रकार होते हैं सबके, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। दिस इज ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, है ना? ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही होता है बेटा, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी होता है। ये होता है रीसिस फैक्टर। रीसिस क्यों रखा गया? क्योंकि जिस मंकी पे ट्राई किया गया था ये, उसका नाम रीसिस था, ठीक है जी, रीसिस मंकी। तो रीसिस फैक्टर का मतलब आइदर वो फैक्टर आप में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो पॉजिटिव का मतलब वो फैक्टर जो है वो एडिशनल एक चाबे की ताली, एक एक्स्ट्रा चाबे की ताली है, ताले की चाबी है। तो वो आप में अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो वो आप में नेगेटिव पाया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं नेगेटिव वाले कुछ इंफीरियर होते हैं या उनका कुछ ऐसा ठीक नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो, इंदिरा गांधी, उसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव था, द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इन द वर्ल्ड। तो जब भी वो इंदिरा गांधी जी को जाना पड़ता था अंदर या बाहर, तो एक एम्बुलेंस उनके साथ चलती थी, उसमें ब्लड पड़ा होता था एक्स्ट्रा, कि अगर उनको जरूरत पड़ती है कभी तो वो उसका यूज करते हैं, ए बी नेगेटिव ग्रुप्स, ठीक है ना? बहुत रेयर ग्रुप होता है ए बी नेगेटिव। तो ये सारे तरह के होते हैं। बी पॉजिटिव भी सुना होगा, बी नेगेटिव भी सुना होगा आपने, काफी कॉमन है। ओ पॉजिटिव तो बहुत ही सुना होगा, ठीक है ना? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है ना?
हाँ, अगर वहां पे एंटीजन है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। अगर वहां उस सेल पे हर आरबीसी के ऊपर वहां पे एंटीजन नहीं है, वो वाला कौन सा, अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो आपके पास ए वो वाली एंटीजन है दूसरे वाला तो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो ए नेगेटिव है। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो, ये जो सीखे सी लगी हुई है ना, सोचो ये ताले हैं और इनको चाबी खोलने के लिए कौन सी लगेगी, एंटीबॉडी। ठीक है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिलते हैं, ठीक है जी, तो क्या करता है, तब ये सेल रिकॉग्नाइज कर लेता है कि भाई ये चीज हमारी है। ठीक है जी, ये हमारी बॉडी की है, ये किसी और बॉडी की है, ये फॉरेन पार्टिकल है। अभी बताता हूँ सौरभ, अभी बताता हूँ। ठीक है। चलिए, तो ये देख रहे हो आप, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी और टाइप ओ। टाइप ओ में कोई भी आउटर साइड में आपके कोई भी वो वाला नहीं होता है रिसेस फैक्टर। हम बात करते हैं क्या होता है वो अभी जाके। अरे होता है भाई, सब कुछ होता है, बात करते हैं। चलिए। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। ठीक है, कौन से, ऑन आरबीसीज नेमली ए एंड बी। ठीक है जी, ओके। अभी बताता हूँ यार, रुक जाओ एक मिनट, जो सॉरी एक बार खत्म करने दो फिर मैं आपको बताता हूँ, दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, तो दो सरफेस एंटीजन, सरफेस मतलब जो ऊपर होते हैं, आरबीसी के ऊपर जो एंटीने लगे होते हैं, एक ताला लगा होता है कि भाई ये बताने के लिए कि ये हमारी बॉडी का आरबीसी या किसी और बॉडी का नहीं है या कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है। तो उसके हर एक सेल के ऊपर, हर एक बॉडी के सेल आपके ऊपर ऊपर एक ताला लगा होता है आपकी बॉडी के स्पेसिफिकली, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। वो एंटीजन जो बेसिकली होता है केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन आरबीसी नेमली ए एंड बी। सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन्स टू एंटीबॉडीज, प्लाज्मा में सारी एंटीबॉडी पड़ी होती है। ठीक है, नेमली एंटी ए और एंटी बी। ठीक है जी, अब होता क्या है कि जो आपकी बॉडी में एंटीजन है, सपोज आपका ए ब्लड ग्रुप है, तो हम ए ब्लड, जब किसी बंदे का ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं, हम बोलते हैं उस वो ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है कि उसमें ए एंटीजन है। ठीक है, क्या है, ए एंटीजन, बी है तो बी एंटीजन, ए बी है तो दोनों एंटीजन। ठीक है ना, ओके, दोनों एंटीजन होंगे उसमें। और सी है, और सॉरी ओ है, तो मतलब कोई एंटीजन नहीं है उसके ऊपर। ये देख रहे हो आप, ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये ऊपर जो लगे हुए हैं ये एंटीजन है। डन, ए बी में दोनों होंगे और ओ में दोनों नहीं होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, खाली होगा ओ वाला, कोई एंटीजन नहीं होगा। डन, इतना समय लग गया। लेट मी गिव यू अ टेबल, अभी बताता हूं। अभी के लिए देखो, अगर ए ब्लड ग्रुप है किसी पर्सन का, उसका कौन सा एंटीजन होगा, ए। बी है तो बी, ए बी है तो दोनों होंगे एंटीजन, ए बी और बी बी। ओ होगा तो कौन सा एंटीजन होगा उसके पास, कोई एंटीजन नहीं होगा, जीरो एंटीजन। डन, ये फोटो से समय लग रहा है आपको, सॉरी ये वाली दोबारा देखनी है, इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपको समय लग जाए। ये जो सरफेस है आरबीसी के ऊपर लगे हुए हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ये एंटीजन होते हैं आपकी बॉडी, मार्कर्स होते हैं। देखो, एक मिनट, हाँ ब्लू वाले, यस यस यस, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ यार एक मिनट, काले मत पे करो। ठीक है, ये सेल है आपका आरबीसी। ठीक है, ये आपका लगा हुआ है ऊपर एंटीजन। ठीक है, ओके, डन, ये सारी तरफ लगा है मान लो। ठीक है, ओके। अब आपको कैसे पता है आपकी बॉडी को कि ये वाला एंटीजन या ये वाला सेल जो आरबीसी का डला हुआ है, ये आरबीसी है जो, ये अपनी बॉडी का है, ये कैसे पता चलता है? तो सुनो ध्यान से, क्योंकि आपके बॉडी में एक सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। याद है हम पढ़ के आए थे इनको, मैंने जब ये करवाया था मैंने आपको बोला था
यस, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट है नेचुरल किलर सेल्स, पर टी और बी के बारे में बात करते हैं और टी के बारे में खास बात करते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडीज बनाता है आपकी बॉडी में, एंटीबॉडीज। ठीक है, सोचो एंटीबॉडीज क्या होती हैं। ये आपकी बॉडी की सबकी चाबियां होती हैं, ठीक है ना। ताले की चाबी, ताला क्या है, दिस इज द ताला, एंटीजन इज द ताला। और इसकी बॉडीज क्या होंगी, एंटी बॉडीज। नाम याद रखो, एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन बना रहा है, टीएनबी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं। समझ लग गए। टीएनबी लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स क्या है, ये आपके डिफेंस सेल्स हैं, ये आपकी फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है। ये क्या बनाती है, दे विल फॉर्म योर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब होता है, आगे जाके पढ़ेंगे हम, कि ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस करवाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। ये फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है, इसके बाद बॉडी के पास कोई लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है। ये फाइनल, ये फायर वॉल होती है ना एक हमारी, एंटीवायरस हमारा। ठीक है ना, कोई भी वायरस के लिए अगर कोई भी बॉडी आती है आप पे, सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, और ये जो कोटिंग होती है, ये जो आपकी ब्लू कलर के कोई भी सेल होगा आपकी बॉडी में, याद रखो, चाहे वो एपिथेलियल सेल है, चाहे कोई भी सेल है, ठीक है ना, कोई भी सेल है। सपोज मैं बोन का सेल कर रहा हूं, या कोई भी सेल पढ़ रहा हूं, कोई भी टिश्यू पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, हर टिश्यू के ऊपर ये मार्कर लगा ही होगा। सपोज ये एंटीजन ए है, समझ रहे हो, एंटीजन है। अब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को तुरंत पता चल जाता है कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा है या फॉरेन पार्टिकल है, समझ रहे हो। तो उस बॉडी को ये मान लियो बैक्टीरिया आ गया अंदर, ठीक है, क्या बैक्टीरिया के ऊपर ये वाला कोटिंग होएगी, ये वाला एंटीजन होगा, नहीं होगा। लग रहे हो समझ, ये वाला एंटीजन होगा, नहीं होगा। तो आपकी बॉडी समझ आएगी ना कि यार ये एक ऐसा प्राणी आया है हमारे अंदर जिसके ऊपर ये कोटिंग ही नहीं है, ये मेरा प्राणी हो ही नहीं सकता, ये बॉडी का प्राणी हो ही नहीं सकता, इसको घेर लो और नष्ट करो। नष्ट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, कौन कौन से, या तो आप सेल मीडिएटेड, जिसको आप बोलोगे फैगोसाइटोसिस, या इम्यून मीडिएटेड, ये आपकी फाइनल बॉडी का फाइनल ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, एक तरह का। अगर ये नहीं ठीक कर पाएगा तो आपकी बॉडी फेल हो जाएगी। लग गई समझ, वो इतना लग गया समझ, एवरीवन ओके विद दिस, ठीक है ना। तो ये आपकी बॉडी के हर एक सेल के ऊपर लगा होता है। आरबीसी का सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आपकी बॉडी क्यों एंटीबॉडीज बनाती है, हमेशा याद रखो, ये ताला है, इसकी चाबी किसके पास है, टीएनबी लिम्फोसाइट्स के पास। उनको पता है कि मैं एंटीबॉडी बनाता हूं। लग गई समझ, ओके, इतना समय लग गया। यस, बिल्कुल, बहुत सही बात बोली गुरप्रीत जी ने। गुरप्रीत बोले जी सर, अगर इनकी चाबी है, लेट मी शो यू, अगर आप बोल रहे हो कि एंटीबॉडी चाबीज हैं, तो उनकी शेप कैसी होगी, ऑफ कोर्स जो इस पे फिट हो जाएगी, इस तरह की, ठीक है ना। ये देखो इस तरह की, और ये चाबी कौन बना रहे हैं आपके पास, सपोज ये ट्राइंगुलर है, अगर ये ट्राइंगुलर होता मेरे पास, तो ट्राइंगुलर होती ये वाली, इस तरह की शेप होती, समझ रहे हो, डीएनबी। ठीक है जी, लग गई समझ। अब आगे चलते हैं हम। तो ये देख रहे हो आप, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए एंड बी। तो ए एंड बी, अगर ये आप बी को शो कर रहे हो ये पर्पल कलर से ट्रायंगुलर शेप में, और ए को शो कर रहे हो सर्कल में, ठीक है ना, एंटीबॉडी एंटीजन को, सॉरी, तो उसके ऑपोजिट एंटी एंटी ए बी ब्लड ग्रुप में, दिस इज ए बी ब्लड ग्रुप, कौन सी बॉडी एंटीजन होंगे बताइए, ए बी में दोनों होंगे, सरफेस एंटीजन दोनों है। लग गए समझ, वो तो होंगे, ठीक है। और ओ में कोई भी नहीं होगा। लग रही समझ, डन जी। अगर आप यहां पे अब एक बार और लेके चलते हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। सपोज मैं इस व्यक्ति को, यही बंदे को, एक और ब्लड ग्रुप का बंदा है जो यही ब्लड ग्रुप का बंदा है, उसको मैं खून चढ़ाता हूं, और खून चढ़ा देता हूं बी वाले का, ये ए ग्रुप का है, सपोज ये बी ग्रुप है, उसको बी वाले का खून चढ़ा देता हूं। अब आपकी बॉडी क्या समझेगी बताइए, क्या ये आरबीसी
को ये फॉरेन बैक्टीरिया समझेगी कि नहीं समझेगी दूसरे बंदे की बॉडी? लग गया समझ? तो इसीलिए ए ब्लड के बंदे को बी ब्लड का ग्रुप नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वो उसकी बॉडी को एक बैक्टीरिया की तरह समझ लेगा, फॉरेन पार्टिकल की तरह समझ लेगा और खराब कर देगा। ठीक है जी, लग रहा समझ? ठीक है ना? तो ये चीजें होती हैं। अब हम आते हैं एंटीबॉडीज पे। हमेशा जो ताला होता है उसकी चाबी जो होती है ना, वो उसके ऑपोजिट की तरह होती है। अगर यहाँ पे देखो, ये ताला है ना, सपोज इफ दिस इज लॉक, तो उसको ऑपोजिट हमेशा चाबी बनाई जाती है, ये तो पता है ना? क्या? अभी बताते हैं गरिमा जी, धीरे धीरज रखिए, थोड़ी धीरज रखिए। ठीक है, कितना हो जावे फिर गुरप्रीत जी? अरे फिर तो आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी ना। अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है, आपको बी चढ़ा दिया गया, तो आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी। हर जगह पे क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, फिब्रिनोजन एक्टिव हो जाएगा, हर जगह पे क्लॉट बनेंगे, हर जगह पे आपके लाल लाल धब्बे शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और डेथ हो जाती है बंदे की। अच्छा, अगर मेरे को चाबी बनानी है, चाबी बना रहा हूँ, ये देखो, इसके आगे जो हिस्सा होता है, ये देखो, इस तरह का हिस्सा होता है कुछ, ये चाबी। और इसके ऑपोजिट जो लॉक होता है हमारे पास, ठीक है ना, अगर जहां पे ये चाबी लगाते हो की होल में, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो इसका उल्टा होता है। यानी कि मतलब यहाँ पे इसके अंदर फिट हो जाए जैसे, लेट मी शो इन डिफरेंट कलर, बिल्कुल वैसा ही होता है। याद है, देखा कभी ताला? इस तरह का होगा वो, जो इसके अंदर पूरा फिट हो जाए इनके अंदर, ये कॉम्बिनेशन के अंदर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। ठीक है ना? तो हम बोलते हैं ना, जिस तरह का ताला है उसकी एंटी, उसकी क्या होगी, उल्टा क्या होगा, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, क्या बनती है, अगेन एंटीबॉडी। तो अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, ए एंटीजन है, सुनो, एंटीजन है, तो उसकी कौन सी एंटीबॉडी होगी बताओ दूसरी तरफ? एंटी बी बॉडी। लग गई समझ? ओके, समझ रहे हो ना? ताला और इसका समझ लगा ना, लॉक एंड की थ्योरी। चले बढ़िया। तो ये देखिए, एंटी बी बॉडी बनाएगा एंटीजन ए के खिलाफ बनेगी एंटी बी बॉडी, एंटीजन बी के खिलाफ बनेगी एंटी ए बॉडी, एंटीजन ए और बी के खिलाफ कोई बॉडी नहीं बनेगी, याद रखो। ठीक है, इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ओके, और एंटीजन ए और बी में दोनों एंटीबॉडी बनेगी, याद रखो। जहां पे कोई सरफेस एंटीजन नहीं है, यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से इस टेबल को देखिए। शायद गरिमा ने क्वेश्चन पूछा था, दैट इज वाई, बिल्कुल। अब देखो, ये वाला फर्स्ट टू वाले टॉपिक हमने कर लिए थे, थर्ड टॉपिक की बात करते हैं हम, जिसमें ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, एंटी बी बॉडी बन गई इसमें, एंटीबॉडी, एंटी बी, ओके, एंटी ए, और इसमें कौन सी बॉडी है आपके प्लाज्मा में? कोई एंटीबॉडी नहीं होती है जब आपका ब्लड ग्रुप ए और बी होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, डन। और ये टेबल जरूर बनाना है। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप है, देखो अब इसको अगर मैं खून चढ़ाता हूं ए बी को, ठीक है ना, तो कौन सा बंदा इसको खून दे सकता है? ए बी को, ध्यान से, ए बी को, ओनली ए बी। ओके, ए बी वाला, तभी मैंने बोला है ए बी नेगेटिव जो होगा वो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। मोस्टली जो होता है पॉजिटिव हमेशा सबसे ज्यादा प्रिपॉन्डरेंस में पाया जाता है। ए बी नेगेटिव जो होता है, कोई भी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये हमेशा रेयरर होते हैं, कम लोगों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं लेकिन कम लोगों में पाए जाते हैं। ओ पॉजिटिव आजकल बहुत ब्लड ग्रुप, अभी पॉजिटिव बहुत ब्लड ग्रुप कॉमन होता है, नेगेटिव जो वाले होते हैं वो रेयरर होते हैं। चलिए, लग गई समझ? एवरीवन ओके विद दिस? और बी वाला किन किन को ब्लड ग्रुप में, किन को ब्लड ग्रुप दे सकता है बी वाला? अगर मैं बी वाला हूं तो बी वाला किस किस को ब्लड दे सकता है? ये कैन डोनेट ब्लड टू बी एंड ए बी। बी को तो दे ही सकता है बी वाला, ठीक है ना, ए बी को क्यों दे सकता है?
बताइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। यस, यस, बिल्कुल इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो आप दे सकते हो। ठीक है, एंटी बी बॉडी है तो तब भी दे सकते हो, एंटी ए बॉडी है तब भी चलेगा। चलिए, ओके। ए बी कैन, ये डोनेट कर सकता है इसको, ए बी को, ठीक है, यहां से ले नहीं सकता है, डोनेट जरूर कर सकता है अपनी बॉडी। और जो बी वाला है, ए वाला है, वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए को, और किससे ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी को। डन। क्यों कर सकता है, देखो क्यों कर सकता है, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी खुद ही होएगी ना, एंटीबॉडी ए बी के पास एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है। देखो याद रखो, ये वाला मैं आपको दोबारा से करवाता हूँ। ये देखो, लग रहा समझ बेटा, इसको ध्यान से देखो। एंटीबॉडी ए में एंटीजन दोनों है, तो अगर एंटीजन दोनों है तो आप चाहे ए दे लो चाहे बी दे लो, लेकिन आप क्या नहीं दे सकते हो इसमें, बताइए। ए वाला भी दे सकता है इसको, बी वाला भी दे सकता है इसको, ब्लड ग्रुप ए बी वाले को। ठीक है, डन। हाँ हाँ, वो भी दे सकता है, इसमें वो लिखा नहीं है क्या, ये देखो लिखा हो ना। ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। ओ ओ वाला ओ को तो देगा ही देगा, क्यों दे सकता है, अब ये देखो, क्योंकि इनके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडीज पड़ी हैं, एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, डन। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर वो तो हर एक को दे सकता है, बट खुद बाकियों से क्यों नहीं ले सकता है बेटा, ये कुदरत का करिश्मा है। और ये देखो आपकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है ओ वालों की, क्योंकि उनमें क्या है, कोई भी हमारे पास एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है ना, एंटीजन नहीं है, सॉरी, एंटीजन उनके पास नहीं है, तो एंटीजन नहीं है लेकिन उनकी एंटीबॉडी दोनों है। जहां पे एंटीबॉडी दोनों होएगी, वहां आप पे जिस मर्जी को डोनेट कर दो, ए को भी कर सकते हो, बी को भी कर सकते हो, ए बी को भी कर सकते हो, और ओ को भी कर सकते हो। ओ को तो कर ही सकते हो, बाकी तीनों को भी बोल कर सकते हो। इसी कारणवश ओ को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। एंड इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। किसको, कौन एक्सेप्ट करता है सबको, ये देखो, ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबका ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है, ए का भी, बी का भी, ए बी का भी और ओ का भी। ठीक है जी, ओके। ओ वाला सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी वाला सबका ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। समझ लगा गई बात। अब ये देखो, ए वाला जो है वो कहां कहां से ब्लड ले सकता है, ए से भी ब्लड ले सकता है, ओ से भी ब्लड ले सकता है। क्यों, इसमें एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है। तो अगर ए वाला है तो भी ले पाएगा, बी वाला है तो भी ले पाएगा, ए बी वाला है तो भी ले पाएगा, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी है। समझ रहे हो, लेकिन ओ वाला सिर्फ ओ से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड ले सकता है। समझ लगी। कोमल जी, यही तो आज बताया आपको। ये देखिए दोबारा से मैंने आपको बताया था, जो भी ताला होता है ना, अगर आपने तालों को अच्छे से खोल के देखा हो, तो उसके जो, अगर आप ताला और चाबी होती, चाबी का जो आप बोलते नहीं हो कि उसका अगला हिस्सा होता है, जिसको आप बोलते हो कंगा, ठीक है ना, यस, उसके ऑपोजिट वाला जो लॉक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपके ताले में होता है। ठीक है ना, जो ताला होगा उसके ऑपोजिट आपकी की होती है उसको खोलने के लिए, हमेशा। इसीलिए जब वो चाबी आपका ये लेता है ना, क्या कहते हैं, जब नए ताली बनाई जाती है, चाबी चाबी बनाई जाती है किसी भी ताले की, तो अगर आपसे चाबी गुम जाती है उसकी ओरिजिनल, तो उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाते हो, तो जो चाबी बनाने वाला क्या करता है, एक हल्का सा वो डाल के ना, पहले एक दो बार उसमें घुमा के देखता है अंदर। ठीक है ना, एक बार दो बार उसके ऊपर वो डेंट पड़ जाता है कि यहाँ यहाँ पे उसको और काम करना है, यहाँ यहाँ पे उसको और साफ करना है, उसको और कम करना है।
तो वो उसको उसके ऑपोजिट मतलब लॉक होता है, कहने का ये मतलब होता है, घिसता रहता है उसको, है ना। फिर उसकी चाबी बना देता है। आपने कई बार बनाई होगी कि एक्टिवा की चाबी बनाई होती है उन लोगों ने, और इसकी चाबी बनाती होती थी, है ना। घर के ताले की चाबी होती है। कई बार आपके चाबी गुम जाती है तो बंदे से आके वो ऐसे करके चाबी बनाता है बैठ के ही। तो इसी तरह से बनाते हैं, इंप्रेशन से। गुड, लग गई समझ। तो हमेशा याद रखो, जो भी एंटीजन होगा दैट विल बी सेम एज योर ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ए है तो क्या होगा, आप किसको ब्लड दे सकते हो, किस किस को ब्लड दे सकते हो। ए को ब्लड दे सकते हो, बिल्कुल। क्या ए बी को ब्लड दे सकते हो, बताइए ध्यान से। क्या ओ को ब्लड दे सकते हो, ओ को। यस, आप ओ को ब्लड नहीं दे सकते हो क्योंकि ओ को सिर्फ ओ वाला ही ब्लड दे सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, मेरे को बताइए कौन सी एंटीबॉडी होगी इसमें। एंटीबॉडी पहले बताइए, एंटीबॉडी। यस, एंटीबॉडी विल बी एंटी ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एंटी ए। चलो डाल दिया। अब ये ब्लड ग्रुप कौन दे सकता है इसको, कौन सा बंदा ब्लड दे सकता है इसको, बी वाला दे सकता है, या बी को ब्लड दे सकता है। यस। और ये ब्लड किसको दे सकता है, ए बी को देगा या ओ को, ए बी को ही दे सकता है। लग गई समझ। अब हमारे पास आता है ओ, ठीक है। ओ वाला किससे, कौन सी एंटीबॉडी होगी इसमें बताइए। ओ वाले में कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटी ए और एंटी बी। लग गया समझ सबको। ओके। अब ये किसको ब्लड दे सकता है, सिर्फ ओ को। क्या ये ब्लड दे सकता है ए बी को। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें एंटी ए और एंटी बी है। क्या ए को दे सकता है। यस। क्या बी को दे सकता है, बिल्कुल यस। इसी कारणवश इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये डोनेट कर सकता है। अब ओ वाला कहां से रिसीव कर सकता है ब्लड, सिर्फ ओ से, ओनली ओ। डन। ओके। अब एक ब्लड ग्रुप बचा हमारे पास ए बी वाला। ए बी वाले में मेरे को बताओ कौन सी एंटीबॉडी होती है, ए बी वाले ग्रुप में। यस। कौन सा एंटीजन होता है ये बताओ ए बी में। ए बी में एंटीजन ए एंड बी दोनों। और कौन सी एंटीबॉडी होती है, कोई भी नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हु कैन ए बी डोनेट ब्लड टू, ए बी किसको डोनेट कर सकता है, क्या ए को डोनेट करेगा ब्लड ए। यस नो, यस नो। ये देखो ध्यान से, इसको तभी मैं कह रहा हूं, इसको बना के देख लेना एक बार, ठीक है। कैन डोनेट ब्लड टू, ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। क्यों ए बी वाले को दे सकता है भाई जी, क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं, चाहिए आपको ब्लड डोनेट करने वाले। दूसरी बॉडी में भी ए बी चाहिए, अगर ए बी नहीं होंगे उसमें तो इसको ब्लड नहीं आप दे सकोगे। बट क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो इसके कारणवश आप इसको जितना मर्जी किसी तीसरे का ब्लड डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। यस, यस, यस। अरे इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है सोफिया जी, क्या बात कर। ए बी में एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा कोई नहीं होती, इसीलिए उसको कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिए हमेशा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को, ये चार्ट बना के देख लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोली मैंने। ठीक है, ये तो आना ही चाहिए आपको। चलिए, अब आता है पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर। ठीक है। तो अगर ये देखो एंटीजन ए है, ये एंटीबॉडी है, और ये आपके आरबीसी के ऊपर चाबी लगी हुई है, जिसको आप बोलते हो एंटीजन। ठीक है। हाउ कैन यू फिल्टर अब्सॉर्ब एंटीबॉडी अगेंस्ट ए बी और ब्लड ग्रुप्स फ्रॉम सीरम। फिल्टर,
अरे तभी तो सभी चढ़ाया जाता है, सीरम चढ़ाया था, फिल्टर थोड़ा किया जाता है। एंटीबॉडी तो आपकी प्लाज्मा में पड़ी होती है, ये थोड़ा क्या एंटीबॉडी को सेपरेट किया करने के लिए कोई डिफरेंट टेक्निक आती है। आपका जब भी चढ़ाया जाता है बॉडी का प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, ठीक है जी। प्लाज्मा चढ़ा दो या सीरम चढ़ा दो, तो उसमें क्या होगा, ये एंटीबॉडी साथ में जाएगी, ठीक है जी। तो तभी तो सेपरेट आउट किया जाता है। यू कैन नॉट सेपरेट एंटीबॉडी, वी कैन ओनली ऑब्जर्व देयर एक्शन, क्योंकि ये बहुत नैनो स्केल पे हो रहा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि मैं एंटीबॉडी सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो जो नॉर्मल चीज होती है वो यही होती है, जब और आसान चीज भी है देखो, क्योंकि किसी भी बॉडी का आपको, अगर मेरे को ए पॉजिटिव बंदा है, उसको ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाना है, या ए पॉजिटिव बंदा है तो उसको मेरे को ए पॉजिटिव प्लाज्मा देना है, तो उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज होएगी जो आपको चाहिए, ठीक है, वो उसी में डिसॉल्व होती हैं संकेत, ठीक है जी। तभी तो बोला जाता है प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। ओके संकेत। हाँ, वो प्लाज्मा सेपरेट करती है ना जी, प्लाज्मा के लिए होती है। हाँ, तो ये जो ब्लड, ये जो है आपके पास आरबीसी, ठीक है, इसके ऊपर जो लॉक लगा हुआ है, यस, सेंट्रीफ्यूग होती है, यस। तो ये जो है देखो, ये इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, ठीक है जी। अगर ए रिएक्ट विद ओनली एंटीबॉडी ए, बी रिएक्ट विद ओनली एंटी बी, ठीक है, मिक्सिंग। अच्छा, ये होता क्या है कि एंटीजन ए है, उसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी, एंटी बी है ना। अगर आपकी बॉडी में एंटी बी और एंटीजन ए है, तो आपके पास एंटीजन बी पड़ा हुआ है, तब ये कोएगुलेट नहीं करेगा, समझ रहे हो, कोएगुलेट नहीं करेगा, ब्लड चलता रहेगा, ब्लड चलता रहेगा। लेकिन कहीं आपने एंटीजन ए में, यानी जहां पे ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटी ए बॉडी डाल दी, यानी कि ब्लड ग्रुप बी डाल दिया, लग गई समझ ना। तो क्या होगा, ये दोनों इकट्ठे करके इकट्ठा करना शुरू कर देंगे आरबीसी को, आरबीसी इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। जैसे आपकी क्लॉटिंग होती है नॉर्मल, जब आपको चोट लगती है तो क्लॉटिंग होती है, हर बॉडी में हर जगह पे क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। क्लॉटिंग होएगी तो सोचो, आपकी जो एक नालियां चल रही हैं, जो वेसल्स चल रही हैं, ब्लड वेसल्स चल रही हैं, उसमें अगर ब्लॉक होना शुरू हो जाए, तो हार्ट के पास खून नहीं पहुंचेगा, या ब्लड ब्रेन के पास खून नहीं पहुंचेगा, तो ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बॉडी विल फेल, ठीक है जी। दैट इज वाई क्लम्पिंग टुगेदर, यस, डेथ, डन। चलिए आगे चलते हैं फिर। We have done an important concept of blood. Now we need to do, yes, तो वो ग्रुप इज, अच्छा, यूनिवर्सल डोनर, यस, क्रॉस मैचिंग की जाती है। अमाउंट ऑफ हेपारिन, हेपारिन तो यार एंटी इंफ्लेमेटरी होता है भाई, वो क्यों सक्रीट करेगा, वो तो नॉर्मल एंटीजन जो भी होता है आपका बॉडी का, या पोलन्स जब आते हैं तो हाइपर एक्टिव हो जाता है हेपारिन। अच्छा, डिक्रीज इन अमाउंट, हेपारिन तो बेटा उसको एंटी कोएगुलेंट है, वो तो हमें देना पड़ेगा उसको, ठीक है। जब ब्लॉकेज के कारण आपकी नाड़ियां रुक जाती है, तो वी गिव हेपारिन, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है जी। ये तो डिक्रीज अमाउंट नहीं होता इसमें बॉडी का, इसमें बॉडी का वही रहता अमाउंट, बट होता क्या है कि भाई वो जुड़ने शुरू हो जाते हैं आपस में, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें देना पड़ता है हेपारिन, ठीक है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ओके विक्टर जी, क्या बताना है इसमें, बताइए। ये देखो, सपोज ये ब्लड ग्रुप है, इसमें आपने बी डाल दिया, जब मैं बी डाल रहा हूं, तो बी में एंटीजन कौन सा है, बी, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी ए, ये तो पता है ना। तो अगर ए को मैं बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा रहा हूं जिसमें कि एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी ए जब आपकी बॉडी में आ जाएगी, तो वो आपके ताले से, या जो आपके जो उसके ऊपर एंटीजन ए के साथ मिलके इकट्ठा, एक जैसे जैसे होता है ना कि भाई ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ये लॉक होना शुरू कर देते हैं। सोचो, एक आपने चाबी गलत डाल दी एक तरह की, ठीक है ना, जो ए वाला था उसमें बी की चाबी डाल दी आपने, तो वो क्या हो गया कि चाबी अब बाहर नहीं निकल रही है, चाबी फंस गई है वहां पे, तो ये फंस जाते हैं,
इनके जो सिंगे होते हैं ना, जो उसके ऊपर चाबी फंस जाती है, तो ये चाबी फंस रही है, देखो ये भी चाबी फंस गई, ये भी चाबी फंस गई, ये भी चाबी। जब आरबीसी के साथ फंसना शुरू हो जाएगा, सारे आरबीसी जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो क्या बना रहे हैं वो क्लॉट। और ये क्लॉट कब बनता है, ये देखो जैसे यहाँ पे क्लॉट नहीं बनाया था हमने कल भी, ये इस तरह का क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। देखो क्लॉट बनना शुरू हो गया, आरबीसी जुड़ने शुरू हो गए। बट दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज द एबनॉर्मल प्रोसेस। जब यही क्लॉट आपकी बॉडी में या नाड़ी में इस तरह से बन जाएगा, तो एक खून आगे नहीं जाने देगा। जब खून आगे नहीं जाएगा तो डेथ हो जाएगी, सीधी सी बात। हार्ट तक खून नहीं पहुंचेगा, हार्ट बंद। ब्रेन तक खून नहीं पहुंचेगा, ब्रेन बंद। समझ रहे हो? एवरीवन गॉट इट? चले आगे। ओके विक्टर, ओके। चलिए, तो ये होता है हमारे पास ओ यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सब ब्लड ग्रुप चलते हैं बेचारे को, ठीक है। चले आगे। बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट ब्लड ग्रुप फ्रॉम, इसे रिसीवर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात। अब आप बात आती है हमारे पास रीसेस फैक्टर की। इट इज एन एंटीजन, ये एक्स्ट्रा एक और ताला होता है, ठीक है जी। सोचो नॉर्मल ताला तो होता ही है, बी ए बी एंड ओ वाला ताला हर सेल के ऊपर। ये इनके ऊपर एक और ताला है, बॉडी का सोफिस्टिकेशन देखो कि वो डबल डबल ताले लगाती है आपकी सेल के ऊपर, ताकि कोई भी ऐरा गहरा सेल आके या कोई भी ऐरा गहरा बैक्टीरिया आके इसके ऊपर अटैक ना कर सके, ठीक है जी। और आपकी बॉडी जो है उसको कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया है या ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह से बनाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी ये सारे के सारे इनके खिलाफ एंटीजन पड़े हैं फॉर प्रोटेक्शन, बिल्कुल, फॉर आइडेंटिफिकेशन आल्सो। अरे रीसिस का फाउंडर नहीं होता कुछ भी, ये रिसर्च से पता चला था हमें, ठीक है, कि भाई रीसिस फैक्टर होता है। और रीसिस फैक्टर क्या होता है, आर एच पॉजिटिव मीन्स प्रेजेंस ऑफ आर एच फैक्टर, यानी कि रीसिस फैक्टर, एंड आर एच नेगेटिव मीन्स एब्सेंस, मतलब वो वहां पे नहीं है। नियरली वाइनर, बिल्कुल वही होगा। तो नियरली 80% ऑफ द ह्यूमंस आर एच पॉजिटिव, ठीक है जी। नियरली 80%। तो मैं ही बोला था कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत कॉमन होता है, चाहे वो ए बी है, चाहे वो बी है, चाहे वो ए है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज मच मोर कॉमन, ठीक है। तो ये देखो आर एच पॉजिटिव जब हम बोलेंगे तो उसमें कोई एंटीजन एक्स्ट्रा एक ताला लगा होगा, ठीक है। जब मैं आर एच नेगेटिव की बात कर रहा हूं, कोई भी ए नेगेटिव बी नेगेटिव, उसमें ताला बिल्कुल नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। अब मैं अगर आपको बोल रहा हूं क्या आर एच पॉजिटिव आर एच को ब्लड दे सकता है, यस, ठीक है, ओके। एंटी आर एच बॉडी एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली फाउंड, सो आर एच नेगेटिव पर्सन कैन रिसीव आर एच पॉजिटिव ब्लड ओनली वंस, ठीक है। ये हम बात करेंगे कैसे। But it causes the development of anti-RH body, so a second agglutination, therefore RH group should be matched before transfusion, ठीक है। अब देखो क्योंकि आर एच पॉजिटिव में वो एंटीबॉडी है, ठीक है जी, तो ये सिर्फ आर एच पॉजिटिव, चाहे वो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, वो सिर्फ ओ पॉजिटिव को ही खून दे सकता है, ठीक है जी। लेकिन जो ओ पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है, वो ए नेगेटिव को खून सिर्फ एक बार दे सकता है, ओनली वन, ठीक है जी। उसके बाद नहीं दे सकता। इसको मैं अभी प्रोसेस को समझाऊंगा, इसके ऊपर टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन आर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को खून सिर्फ एक बार दे सकता है, यही मैं आप बताऊंगा कैसे। आर एच नेगेटिव वाला बताता हूं यार, यही तो मैं बता रहा हूं, रुको। आर एच नेगेटिव है वो, जैसे कोई भी ए नेगेटिव बी नेगेटिव, वो ए को दे सकता है। क्यों दे सकता है बताइए। ए पॉजिटिव को दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वो ये दोनों को दे सकता है, आर एच ए ए ए ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव को तो दे ही सकता होगा ना, सिंपल सी बात है। लेकिन ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को भी दे सकता है। डन, ये लगी बात समझ। लेट मी शो यू। अच्छा एक बात, चलो सुनो, चलो सुनो फिर। इसका नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस,
आप बता रहा हूँ, एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। देखो, सपोज एक बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, माँ का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, ठीक है जी, ए नेगेटिव, ठीक है जी। तो क्या होगा कि जब ये प्लेसेंटा, आपने नाम सुना है, जिस वो जो नाड़ी सी, एचडीएन क्या होता है भाई संकेत? व्हाट इज एचडीएन? तो ये जो प्लेसेंटा जुड़ा होता है फीटस के साथ, ये यही इसकी फूड पाइप होती है बच्चे की, जब माँ के अंदर होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब ये क्योंकि अगर इसका ब्लड है तो इसका ब्लड है, ये दोनों का मिक्स हो रहा है, क्योंकि अभी दिल चल रही ना है इसका, किसका नहीं दिल चल रहा है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर? कौन सी डिस्क की बात कर रहे हो? और व्हाट इज एचडीएन, क्या होता है संकेत? चलिए, तो ये जो होता है, ओके, तो ये जो होता है ब्लड ग्रुप, क्योंकि बच्चे का दिल धड़क नहीं रहा, बच्चे को भी तो सर्कुलेशन चाहिए, बच्चे को भी तो सांस लेनी है कहीं ना कहीं से, तो उसके लिए प्लेसेंटा होता है। इसमें प्लेसेंटा क्या होता है कि माँ का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, इनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो व्हाट विल हैपन, या ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, कोई भी है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव कुछ भी है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये नेगेटिव एंटीबॉडीज, क्या होएगा कि जब ये पॉजिटिव एंटीबॉडीज जो बच्चे की हैं वो बाहर जाएंगी, ठीक है, माँ के ब्लड ग्रुप में मिल जाएंगी जाके, तो क्या होगा कि एक बार तो प्रेगनेंसी हो जाएगी फुल टर्म पे, क्योंकि ये क्या होगा कि इफ RH incompatibility between RH negative, ठीक है, तो RH antigen do not get mixed with the maternal blood in the first pregnancy because placenta separates the two bloods, ठीक है जी। तो एक बार तो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है कि भाई बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है, लेकिन जब दोबारा इस पे प्रेगनेंसी होने की कोशिश होएगी या प्रेगनेंसी होएगी, तो अगर उसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निकला, तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है ना जो, तो ये इसने एंटीबॉडीज बना रखी होती हैं, एंटीबॉडीज बना रखी होती हैं इस बच्चे के खिलाफ, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ। तो अगर आप दोबारा वहां पे दोगे तो बच्चे की डेथ हो सकती है, ठीक है ना, डेथ ऑफ द फीटस, ठीक है जी। तो ये तभी होता है अगर माँ नेगेटिव हो और बच्चा पॉजिटिव, ठीक है जी, डन। तो इसमें होता क्या है फिर से देख लेते हैं एक बार, लेट मी टेल यू। ये देखो, एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट डिलीवरी होता क्या, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा टच तो हो ही जाता है बॉडी में, ठीक है जी। तो जहां पे भी ये टच हो गया एक बार भी, ये पॉजिटिव जो एंटीबॉडीज है अंदर चले गई एंड नेगेटिव वाले के पास जहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, पॉजिटिव के खिलाफ। यानी कि पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी हमारी बॉडी में, नेगेटिव वाले में तो कभी नहीं पड़ी होती, एक बार तो चले जाता है, एक बार काम चल जाता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है वो वाली। लेकिन जब ये दोबारा होगा एक ऐसा ही बेबी जो पॉजिटिव होगा, तो ऑलरेडी उसके पास इसके ताले की चाबी होएगी, किसके पास? मदर के पास, वो ताला चाबी खोल देगी, ठीक है, आरबीसी को खोल देगा, आरबीसी खुल गया तो मतलब फटना शुरू हो जाएगा, तो ये बेबी की डेथ हो जाएगी, समझ रहे हो? पहली बार नेगेटिव का क्या मतलब होता है याद रखो, देयर इज नो एंटी जन के एंटीबॉडी, बताइए नेगेटिव का क्या मतलब है? एंटी जन के एंटीबॉडी, यस, गुड, एंटीजन। तो एंटीजन वहां पे कोई नहीं है। सपोज अगर मैं ए नेगेटिव की बात कर रहा हूं, तो इसमें ए नेगेटिव मतलब क्या है कि ए इसमें कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एक बार टच कर लेती है ना आपकी बॉडी ब्लड को, जब भी है फीटस का या बेबी का ब्लड टच हो जाता है इसमें, पॉजिटिव ए पॉजिटिव का ब्लड टच हो गया इसको, या ए बी पॉजिटिव का ब्लड टच हो गया इसको, अब आपकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि ये चाबी खुद बना लेती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है जी, आपकी बॉडी का। चाबी इसके पास बन गई, पहली बार इसके पास चाबी नहीं थी तो इसने बेबी डिलीवर कर दिया, दूसरी पास ऑलरेडी इसके पास चाबी होती है, बनी होती है, क्योंकि आपका ब्लड, बेबी का ब्लड टच हो जाता है मदर के ब्लड से, और पहली तो डिलीवरी होगी लेकिन दूसरी बार उसके पास ऑलरेडी चाबियां बनी हुई है, चाबियां बनी हुई है, आपकी बॉडी जैसे ही उसके दोबारा टच में आएगी फिटस के, वो सेल्स को खोल देगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इज इट ट्रू?
अब मेरे को बताओ, विच इज द यूनिवर्सल डोनर नाउ? विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? अच्छे से बताना विद यस, ठीक है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज द एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव, ठीक है। वाई ओ नेगेटिव बताइए? बिकॉज ओ नेगेटिव पर्सन कैन गिव अ ब्लड टू, देखो, ओ नेगेटिव पर्सन कैन गिव अ ब्लड टू, लेट मी शो यू। देखो, ओ नेगेटिव है मतलब नो रीसेस फैक्टर, ठीक है, नो रीसेस फैक्टर, ठीक है जी। दे कैन ब्लड गिव ब्लड टू ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो ये यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोला जाता है, ओ नेगेटिव लिखा हुआ सारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी आर एच फैक्टर नहीं है, एंटी रीसेस फैक्टर नहीं है, यानी कि आर एच फैक्टर नहीं है। अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो सपोज ये इसमें मतलब अगर ओ पॉजिटिव को भी दे दोगे तो नुकसान थोड़ा कोई। अगर आर एच नेगेटिव फैक्टर नहीं है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई बात नहीं। ओ नेगेटिव ए बी वाला क्या करेगा, ए बी पॉजिटिव वाला भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ओ पॉजिटिव का है और ओ नेगेटिव भी है, यानी कि वो नेगेटिव है, मतलब इसमें रीसिस फैक्टर कोई नहीं है, ऊपर कुछ एंटीजन नहीं लगा हो, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर ए बी नेगेटिव भी है तब भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। डन? लग गई समझ? एवरीवन गॉट इट? चलिए, गुड। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो ये देखो ये होता है, ओके। तो हमने कहा कि भाई जो ओ पॉजिटिव होगा वो सिर्फ ओ पॉजिटिव को खून दे सकता है, ओ नेगेटिव को सिर्फ एक बार दे सकता है, क्योंकि अगली बार देगा तो ओ नेगेटिव वाला क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि आपने ओ पॉजिटिव का खून दे दिया। ये देखो ओ पॉजिटिव का खून कैसा होता है, ये देखो, ये पॉजिटिव फैक्टर हो गया ना, ओ पॉजिटिव का खून आएगा कि एक्स्ट्रा उसमें है, ठीक है, समझ गए। जब ये दोबारा इसको आप ओ पॉजिटिव को दोबारा ओ नेगेटिव को दोगे, या ओ पॉजिटिव नहीं तो ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव से दोगे, तो क्या होगा, ये ऑलरेडी इसकी चाबी बना लेगा, क्योंकि ये इसके पास है नहीं, ये वाला फैक्टर है नहीं, तो ये इसकी बॉडी में ये एंटीबॉडी नहीं पड़ी है। किसकी? ये एंटीबॉडी नहीं पड़ी है आर नेगेटिव की, आर रीसिस फैक्टर की। एंटीबॉडी एंटीजन सॉरी एंटीजन नहीं पड़ा है, ठीक है। अगर एंटीजन नहीं होगा तो नो एंटीबॉडी। लग गई समझ? इतना तो पता है ना सबको। ये देखो, हम जब बात करते हैं कोई भी ब्लड ग्रुप की, तो सपोज ये आरबीसी है, तो इसमें ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, और एक एक्स्ट्रा ब्लड ग्रुप, सॉरी 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 एक एक्स्ट्रा ब्लड ग्रुप है हमारे पास, उसका नाम है रीसिस फैक्टर, ठीक है जी, आर एच। सपोज ये कोई भी ब्लड ग्रुप आर पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है सपोज। अब सोचो ए पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें एंटीजन है, एंटीजन है तो एंटीबॉडी भी होएगी। लग गई समझ? नॉर्मल सी बात है, ठीक है। एक हमारे पास और ब्लड ग्रुप है, उसमें क्या है, देयर इज नो एंटीबॉडी, ठीक है, सिर्फ ए वाला ही है या बी वाली ही है, ये ए बी नेगेटिव है। डन? नेगेटिव मतलब इसमें रीसेस फैक्टर नहीं है, ओके। तो आप इसको खून देते हो, ये भी मतलब इसमें अभी एंटीबॉडी तो नहीं होगी ना, कौन सी एंटीबॉडी? फैक्टर वाली, आर एच फैक्टर वाली, क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो एंटीबॉडी नहीं है। लग रही समझ? ओके। जब कोई एंटीजन नहीं होगा तो उसकी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अब आपने क्या कर दिया, आर एच पॉजिटिव को आर एच नेगेटिव का ब्लड दे दिया, ए बी पॉजिटिव ने ए बी नेगेटिव को ब्लड दे दिया, ठीक है। होगा क्या, इसमें एंटीबॉडी है, ठीक है ना, तो ये अगली बार जाके वहां पे क्या बना देगी, एंटी आर एच बॉडी। जब वो बनेगी
तो आपकी बॉडी में एक बार तो खून चला गया, अगली बार वो जाएगा तो इसके पास चाबी है, इसकी चाबी लेके खोल के इसको तोड़ देगा। डन। एक बार चले जाती है, एग्लूरेशन क्लोटिंग हो जाती है नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम। आई थिंक दिस कवर्स अवर मेजर टॉपिक। ठीक है, दिस इज रिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस की। अब ये हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है साइंस कि वी कैन एडमिनिस्टर एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो हम इसको ब्लड ग्रुप में पहले ही दे देते हैं। ठीक है, बच्चे को। यस। बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है बेटा, ऑफ कोर्स बॉम्बे में इसका ये सब टाइप होता है ब्लड का। ठीक है, ये सिर्फ मोस्टली एशियन कंट्रीज में देखा जाता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ठीक है ना, एशियन कंट्रीज में ये जरा जो ये ब्लड ग्रुप है, ये टाइप का ब्लड ग्रुप है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें एक एच एंटीजन होता है, एंटीजन। एच एंटीजन को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो जो कि वो ब्लड ग्रुप में होता है। ठीक है, तो ये एंटीजन ए एंटीजन नहीं बना सकते हैं और बी एंटीबॉडी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएशन होती है ब्लड की। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, लेट मी चेक इट आउट। ठीक है, ये हिमोलिटिक डिजीज में भी होता है, इतना तो मेरे को पता है। ठीक है, व्हाट इज व्हाट दैट्स व्हाई वी गिव ओनली वन टाइम। यस, बिल्कुल। तो अगर आपको सेकंड प्रेगनेंसी करनी है इस बच्चे, इस फीमेल में, तो आपको पहले ही, जब पहली प्रेगनेंसी होती है, तो आपको ब्लड ग्रुप, जब बच्चा होगा तो उसको साथ में ही माता को क्या देना पड़ता है, एंटी आर एच एंटीबॉडीज, ताकि वो खुद ना बनाए, उसको न्यूट्रलाइज करे। अगर बन भी गई है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, आज का मेजर टॉपिक ये भी है। ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की होती है हमारे पास, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, ऑलरेडी बताया था कौन सा सबसे बड़ा बोर होगा, किसका बोर सबसे बड़ा होता है, आर्टरी का, वेन का या कैपिलरी का, ये बताइए। ध्यान से बताना, क्योंकि जहां जिसका बोर ज्यादा बड़ा होगा उसमें प्रेशर कम होगा। अब आंसर चेंज कर लिया। एक्चुअली द आंसर इज वेन्स। वेन्स का बोर या वेन्स का साइज बड़ा क्यों होता है, और आप इसीलिए वेन्स में आप डालते हो, कोई भी डालनी होती है, आपकी आई भी डालनी होती है, वो वेन्स में डालते हो। इसके कई कारणवश होते हैं। देखो, वेन्स क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एंटी ग्रेविटी मसल्स, एंटी ग्रेविटी इसको खून लेके जाना होता है। ठीक है जी, अगर इसका साइज छोटा होगा तो ये खून इतनी जल्दी ऊपर नहीं लेके जा सकती, इसलिए इसका साइन नॉर्मली भी एंटी ग्रेविटी होने के कारण, क्योंकि ये खून लेके आ रही है ऊपर, तो इसका साइज बड़ा होता है, ल्यूमन बड़ा होता है इसका। इसका साइज जो है, इसका जो तना होता है, ये मोटा होता है। ठीक है जी। आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड बहुत प्रेशर से आ रहा है। ठीक है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप आर्टरीज का यूज करते हो, उसका आपका आर्टरीज का ल्यूमन जो होता है वो छोटा होता है। डन। ओके, तो अगर मेरे को सोचो, डिपेंड करना, अगर मेरे को बीपी मेजर करना है तो मैं आर्टरी का करूंगा या वेन का करूंगा, बताइए। व्हाट इज ए बेटर वे टू चेक योर पल्स, आर्टरीज और वेन्स? क्यों? क्योंकि प्रेशर किस में ज्यादा होता है, आर्टरीज में ज्यादा होता है। डन, लग गई समझ? ओके, इफ आई नीड टू एडमिनिस्टर ए इंजेक्शन, या एडमिनिस्टर किसी बंदे को मैं इंजेक्शन लगाना चाहता हूँ या ग्लूकोज लगाना चाहता हूँ, यो जो नॉर्मल सलाइन होता है वो लगाना चाहता हूँ, तो कौन सा प्रेफरेबल मेथड है, आर्टरीज और वेन्स? वाई? वेन्स है तो क्यों, आर्टरीज है तो क्यों?
याद है वो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में शुरू शुरू में कंसेप्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको है वो जो कि वो एक मूवी देखी थी हमने अमर अकबर एंथनी, उसमें एक ही बोतल से 3 बंदों को खून जा रहा है। मतलब साइंस की तो ना वाट लगाई उन्होंने असली असली मूवी। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन-सा ब्लड ग्रुप है, कोई मैचिंग नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। एक ही ब्लड पहले क्या कर रहा है, 3 बंदों से खून आ रहा है एक टाइम पे। सोचो द मेडिकल साइंस दैट इज नेसेसरी टू टेक आउट ब्लड फ्रॉम 3 पर्सन्स एट द सेम टाइम, उसको कलेक्ट करना एक बॉटल में, और वहां से वो बॉटल से खून मिक्स होके, कोई मैच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब साइंस तो जगह तेल लेने, ठीक है ना? वहां से खून आ रहा है और माँ में जा रहा है। क्या बात है भाई! मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बी पॉजिटिव है, चलने दो भाई, चलता है। कौन सा कोई लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना? चल रहा है सब कुछ, है ना? ऐसी होती है साइंस। तो ये भी मैंने ये तब बताया था कि जो हाइट होती है, जो वहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप रखना होता है। यस सुमन, बिल्कुल सही। तो वो हाइट पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है हाइट पे? जब भी आपको एक कोई भी चीज़ रखी जाती है, जब ग्लूकोज़ चढ़ाया जाता है, खून चढ़ाया जाता है, उसको हाइट पे रखा जाता है। व्हाई? टू ओवरकम द प्रेशर ऑफ द बॉडी, ठीक है जी? अगर आपने वेन में लगा दिया या आर्टरी में लगा दिया, फॉर दैट मैटर आर्टरी में लगा दिया आपने, तो क्या होगा बताइए? आर्टरी में होता है प्रेशर ज्यादा, तो आपको और ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है? वेन में होता है प्रेशर कम, ल्यूमन ज्यादा साइज है, ढूंढना आसान है, उसमें लगा देते हैं। लॉजिकल होता है, हर चीज में साइंस होती है, ठीक है जी? इसीलिए वहां पे लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यस, बिल्कुल ये भी कराया था आपको। ठीक है, तो देखो आर्टरीज क्या करती हैं, हमेशा याद रखना, दे विल कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर टिश्यू। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ओनली वन एक्सेप्शन। सिर्फ एक चीज जगह पे ये चीज फॉलो नहीं होती, लेकिन बाकी हर चीज जगह पे, हर बॉडी में ये चीज को फॉलो करते हैं। उसका क्या नाम है कि आर्टरी हमेशा साफ खून हार्ट से लेके सारी बॉडी तक पहुंचाएगी। नन, इट इज ट्रू एक्सेप्ट वन थिंग, ठीक है? दे कैन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड, ठीक है? नॉट कोरोनरी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि गंदा खून लेके जाती है, ठीक है जी? वो भी क्यों होता है ये मैं जब आपको अभी करवाऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम तो समझा दूंगा। अभी समय लग गया, अभी के लिए एक चीज नोट कर लो, all the arteries will carry oxygenated blood, only one artery that is pulmonary, pulmonary होता है हमेशा, pulmonary अब वर्ड जहां पे आएगा वहां पे अपने आप लंग्स आपने समझ लेना, ठीक है? रेस्पिरेटरी जहां आएगा लंग्स, प्लूरा जहां आएगा लंग्स। लेट मी राइट इट ओवर हियर ताकि आपको ये पता चल जाए। देखो, आज के बाद जहां पे भी आपने वर्ड सुना है प्लूरा, ठीक है, प्लूरा, या आपने वर्ड सुना रेस्पिरेटरी, या आपने वर्ड सुना pulmonary, that means we are talking about lungs, ठीक है? if I am saying cardiac, cardiac या कार्डियम, ठीक है, कार्डियम या पेरिकार्डियम, जहां वही वर्ड कार्डियक कार्डियम आ गया दैट मीन्स हार्ट। लिख लो इसको, हार्ट। सो इफ आई एम सेइंग कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम, कौन से सिस्टम की बात हो रही है बताइए? बहुत बढ़िया सोफिया जी, हार्ट एंड लंग्स, ठीक है जी? इसी तरह अभी लिख लो, बाद में नहीं मैं बताऊंगा। अगर कहीं पे आपको वर्ड आता है हेपेटिक, दैट मीन्स लंग्स। बहुत बढ़िया, ठीक है?
अगर कहीं पे वर्ड आता है दैट मीन्स, ठीक है, न्यूरॉन आता है, मेनिंजेस आता है, ओह सॉरी 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 दैट इज लिवर, सोफिया सॉरी। तो हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, न्यूरॉन, मेनिंजेस, स्कल, ये सारा कुछ ब्रेन में आता है, ये वहां पे देखेंगे। हेपेटिक का लिवर में बात, और जैसे भी आता है तो वहाँ मैं आपको बताता रहूंगा, मेरे पास इसकी पूरी स्लाइड। हाँ, नेफ्रॉन्स किडनीज में होते हैं, ये आपको पता ही है, नेफ्रॉन्स ये किडनीज में होते हैं, छाननी की तरह एक्ट करते हैं, याद है मैंने करवाया था। चलिए, तो उसके बाद हम अभी बात करते हैं हेनलेस लूप, यस, ठीक है। तो स्मॉलर, इसकी जो छोटी ब्रांच होएगी, जब आर्टरी इतनी बड़ी है तो जब छोटी 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 होगी तो उसका बोर छोटा होता रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे आर्टीरियोल। क्या बोलेंगे? आर्टीरियोल। आर्टरी का छोटा बच्चा आर्टीरियोल। आर्टीरियोल आगे जाके और छोटा हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिलरी। क्या बोलेंगे? कैपिलरी। आर यू गेटिंग दिस वन? ठीक है, कोई नई बात तो नहीं बोली? चलिए, आर्टरी या वेन की तीन आगे लेयर होती है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ट्यूनिका मीडिया क्या होती है। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटाइमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एडवेंटिशिया, ठीक है ना। कहने का कोई मतलब नहीं। ट्यूनिका मतलब होता है आर्टरी, आर्टरी का, इंटाइमा का मतलब अंदर वाला हिस्सा, एक्सटाइमा का मतलब एडवेंटिशियस बाहर वाला हिस्सा, और मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम वाला, बीच वाला, मीडियम वाला, बीच वाला हिस्सा। अब मेरे को बताओ, जो आर्टरीज होती हैं उसको कौन सा एपिथेलियम बनाता है? उसकी लाइनिंग अंदर वाली, ट्यूनिका इंटाइना की, बताइए। करा था ना हमने? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर है, सार्कोमामस एपिथेलियम। क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहे हो? आंसर ही ये है, सार्कोमामस एपिथेलियम। बताया नहीं था? अरे बताया तो था यार, करवाया भी था। जी जी जी, चलिए आगे। तो इसको तीन लेयरों में डिवाइड किया जाता है, बिल्कुल एल्वियोलाई की भी एक टाइम भी कराया था, याद है। तो अब इसको मैं कौन सा सिस्टम बोलूंगा? इस पूरे सिस्टम को मैं कौन सा सिस्टम बोलूंगा? कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम। ये तो लग गया समझ, ठीक है। सैक्रोमस एपिथेलियम, यस, कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये दो लंग्स पड़े हैं, ये पल्मोनरी हो गया, कार्डियो मतलब हार्ट हो गया, दोनों का सिस्टम जब इकट्ठे काम करेंगे तो हम बोलेंगे कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है जी। लंग्स एंड हार्ट, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था, जब भी वर्ड प्लूरा सुनो तो क्या आपने याद करना है? लंग्स। जब भी वर्ड पेरिकार्डियम सुनो तो क्या याद करना है? हार्ट, ठीक है। अब देखो, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे वाइटल ऑर्गन है ना, तो आपके बिना, सांस के बिना काम चल सकता है ना, हार्ट के बिना काम चल सकता है, ठीक है। तो बॉडी इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। ये रिब्स बनी है आपकी, ठीक है ना, ये वाली आगे वाली रिब्स बनी है। तो रिब्स हार्ड सॉलिड चीज की बनी है, बोन्स की बनी है आपकी रिब्स। तो ये फिजिकल प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है? फिजिकल प्रोटेक्शन, ठीक है, ओके। कि आपको कोई मुक्का मारे, ये नहीं सीधा हार्ट पे जाके लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप चोट भी खाते हो या गिर भी जाते हो तो ये नहीं कि सीधा हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हाथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, मैंने आपको बताया हार्ट एंड लंग्स आर वेरी सेंसिटिव एरियाज, ठीक है। तो बॉडी ने इनको एक तो बाकी बाहर वाली कवरिंग दी है, ठीक है, फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए स्कल वो बनाया, रिब्स बनाए। एक हमने बॉडी ने एक और चीज देखी है, देखो अब आप देखना ध्यान से। सपोज एक पानी का लिफाफा भरते हो आप पूरा, ठीक है, उसको ऊपर से पकड़ लेते हो, उसमें अगर आप एक आलू या एक आलू डालते हो, ठीक है, उसको मुक्का मारते हो, आलू की क्या मूवमेंट होएगी? या कुछ सब्जी की या जो भी अंदर डाला है उसकी मूवमेंट होएगी? नहीं। समझ रहे हो? नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करेगा। पानी विल, जितना भी ज्यादा, जितनी जोर से आप उसकी फोर्स लगाओगे ऊपर,
पानी उस एनर्जी को डिसिपेट कर देगा, हर तरफ फैला देगा, समझ रहे हो? और कितनी मूवमेंट होएगी उस आलू की या जो भी अंदर चीज पड़ी है, बहुत कम मूवमेंट होएगी, ठीक है? इसी तरह से सोचो, हमारी बॉडी ने भी यही काम किया हुआ है। हमारी बॉडी ने क्या काम किया है, पूरे का पूरा जब हम बॉडी को देखते हैं ना, अच्छे से खोलते हैं, हार्ट और लंग सिस्टम को देखते हैं, तो बॉडी ने एक तो हार्ड कवरिंग दी है, उसका नाम है रिब्स। रिब्स को जब आप खोलते हो, इस तरह से रिब को खोलते हो, जब आपको कोरोनरी एंजियोबाइप्लास्ट सर्जरी करनी है, रिब्स को खोला जाता है, यहाँ से चीरा दिया जाता है, बिल्कुल मिड लाइन से इसको खोला जाता है, फिर इसको खोल के सेपरेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा जोर लगता है इसमें और इसलिए रिब सेपरेटर डाला जाता है। उसके बाद वो जब आप काटते हो तो बॉडी का अंदर अपना लिफाफा पड़ा होता है, जिसके अंदर ब्लड पड़ा होता है, समझ रहे हो? और ये जो लिफाफा है, ये जो कवरिंग है, इसका नाम है पेरिकार्डियम, ठीक है जी? या तो पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड पड़ा होगा, फ्लूइड मतलब पानी पड़ा होगा, पानी किस तरह का है, तो क्योंकि ये पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। इसी तरह लंग्स है, लंग्स की आउटर कवरिंग का क्या नाम रखा हुआ हमने? प्लूरा, दिस इज प्लूरा। तो प्लूरा के अंदर जो स्पेस पड़ा हुआ है, जिसके अंदर बाद में क्या है, आपका लंग्स है, उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड। लग गया? कोई नई चीज तो नहीं बोली? यस, टू प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम एक्सेसिव मूवमेंट, तो ये सब कुछ आपको ये दिया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, चले, ताकि इनकी ज्यादा मूवमेंट ना हो। ओके, यहां तक लग गया समझ? एवरीवन गॉट इट? चलिए, इनकी भी आगे जाके कवरिंग होती है, पर हमें इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये एक बार क्वेश्चन जरूर पूछा गया, द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। ये भी 2-3 तरह की होती है, फाइब्रस, पेरिएटल, विसरल, प्लूरल, बहुत होती है, हमें नहीं करने की जरूरत, कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बनना है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कवरिंग होती है, कवरिंग क्या का काम होता है, प्रोटेक्शन देना होता है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एबनॉर्मल मोशन, ठीक है जी? अच्छा, अब हम हार्ट को देखते हैं, ध्यान से देखना, कुछ नहीं होता ये हार्ट, इसमें इतना डरावना बनाया गया है। लेट मी मेक इट अप फॉर यू, बहुत इजी है। हम इसको बनाएंगे कुछ डिफरेंट तरीके से, ब्लैक कलर से बनाते हैं आउटलाइन इसकी। तो ये देखो, ये 4 कमरे हैं, इस तरह का हार्ट है, सॉरी, लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू। तो इस तरह का हार्ट है,